नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संघ, साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारीज़ एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारीज़ स्टूडियो में। आज की चर्चा परिचर्चा जिस किताब के जिस राइटर के बारे में हम करने वाले हैं, उससे पहले एक बहुत ही दिल से आप सभी को आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब हम आपके सामने अपना ये जो पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो चर्चा परिचर्चा आपके सामने रख रहे हैं, उसका नंबर है 25। यस। हम पिछले 24 एपिसोड्स में आप लोगों का जितना प्यार, प्रोत्साहन और जो कमेंट्स आते हैं, उनको पढ़कर अंदर से जो फीलिंग आती है उन्हें उन्हें शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते, बट हाँ, एक बार दिल से आभार करना तो बनता ही है। और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि हमारे आने वाले जितने भी अब पॉडकास्ट होंगे, उन्हें इनसे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा प्यार, सम्मान और लगाव मिलता रहे। बिल्कुल। तो इसी धन्यवाद के साथ आज की चर्चा परिचर्चा शुरू करते हैं। और आज का पॉडकास्ट जो है वो है दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में। और दुनिया जो है बहुत बड़ी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक नहीं कई दुनियाएँ हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन हमें तो नहीं पता। लेकिन जब कहते हैं तो मान लेते हैं। जैसे कि हवा जो दिखती नहीं लेकिन हम कहते हैं हाँ, है तो है। पानी को तो हम छू सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। वैसे ही लोग कहते हैं कि बहुत सारी दुनियाएँ हैं, तो हाँ, हैं। और जब एक राइटर कहता है कि कल्पनाओं वाली दुनिया, ढेर सारी दुनियाएँ, तो यकीन करना तो बनता है, क्योंकि वो उन कल्पनाओं को शब्द देता है वाह! और उन शब्दों से आपके दिल में उतरता है और आपको मजबूर कर देता है यकीन करने पर कि हाँ, जिन शब्दों के माध्यम से उन्होंने एक और काल्पनिक दुनिया को असल रूप दिया है, वो एग्ज़िस्ट करती है। तो आज ऐसी ही दुनिया के बारे में एक किताब है, जिन्हें लिखा है आलोक धनवाज जी। जी। और मैं चाहूँगी कि उज्ज्वल जी, आप थोड़ा उनका परिचय हमें ब्रीफली दें। आलोक धनवाजी जी का जीवन परिचय मैं दूँ, उससे पहले बाबा नागार्जुन जी की मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं। वो लिखते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ? हुँ, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ? जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ? करेक्ट। तो आज की चर्चा परिचर्चा हम जिस कवि, जिस साहित्यकार, जिस रचनाकार के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है आलोक धनवा। हुँ, यूँ तो आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के जिला मुंगेर में हुआ। और जिनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में छपी थी, एक पत्रिका आती थी वाम पत्रिका उसमें। उसके बाद से तो उनकी कविता गोली दागो पोस्टर, ब्रूनो की बेटियाँ और भागी हुई लड़कियाँ, जिससे उनको बहुत सारी ख्याति, मकबूलियत उनकी हुई, उनकी प्रसिद्धि हुई, जिसके लिए उनको जाना जाता है। और उनका एकमात्र कविता संग्रह प्रकाशित है जिसको छापा है राजकमल वालों ने, जिस किताब का नाम है, जिस संग्रह का नाम है कविता संग्रह का दुनिया रोज बनती है। और ये जिन 3 कविताओं की आपने ज़िक्र किया है उज्ज्वल जी ने, ये कविताएँ जिनकी वजह से उन्हें सिर्फ़ ख्याति मिली, प्रख्याति मिली ही नहीं, बल्कि उन्हें कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। बिल्कुल, अगर अंग्रेजी में तो उनकी कविताओं का मतलब अनुवाद हुआ ही है। भारत की जितनी भी भाषाएँ हैं, हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी बोलियाँ बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं में आलोक धनवा जी की कविताओं का अनुवाद हो चुका है। और शुरुआत में मैं बाबा नागार्जुन जी का नाम इसलिए भी लिया क्योंकि बाबा नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन परंपराओं को, उस तरीके की रचनाओं को आलोक धनवा जी आगे बढ़ाते हैं। 70-80 के दशक में किस तरीके से अपनी ख्याति वो बनाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से कि उस समय लोगों को उनकी उनकी कविताएँ जो हैं ज़बानी याद होती हैं। करेक्ट। और आज हम 2026 में बैठे हैं, आलोक धनवा जी की मात्र काव्य संग्रह प्रकाशित है, दुनिया रोज़ बनती है। और सिर्फ़ बहुत कम कविताएँ उन्होंने अपने पूरे अभी के जीवन काल में लिखी हैं। और उन उन कविताओं में नदियों की बात है, पहाड़ों की बात है, पंछियों की बात है, मिट्टी की बात है, एक चरवाहे की बात है, बकरियों की बात है। और सबसे ख़ास तो पहलू है जो उनकी अधिकांशतः कविता में दिखता है, स्त्रियों के ऊपर। वो स्त्रियों की बात करते हैं। हर कविता में घूम फिर के वो कहीं न कहीं उनके कविताओं में केंद्र में होती हैं कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई महिला, कोई बहन, कोई बेटी। तो ऐसी ही कुछ कविताएँ हमने आज खोज के निकाली हैं आपके लिए। आपके लिए, उसका हम पाठ करेंगे आपके साथ और कुछ चर्चा परिचर्चा हम करेंगे। करेक्ट। और जिन कविताओं की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने उनका ज़िक्र पूरा डिटेलिंग में दिया है कि प्रकृति को कैसे समेटा है उन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा स्त्री प्रधान उनकी कविताएँ हैं। मात्र इसी वजह से उनकी लिखाई कम है ऐसा नहीं है, उनका सिंपल सा मानना ये है कि रचना वही है जो
इम्प्रॉम्प्टू आपके सामने आए सिचुएशन के ऊपर, ऐसा वो अपने आप को बांध कर नहीं चलते कि मुझे लिखना है, लिखने के लिए लिखना है, नहीं। जो दिल से आया है उसे शब्द देकर एक कविता में ढालना है। और हम सभी ने अपनी हिस्ट्री मैथोलॉजी में सुना ही है एकलव्य का नाम, जो बाबा नागार्जुन और एक और उनके जो गुरु शमशेर बहादुर शमशेर जी। बहादुर जी, वो ये दोनों उनके लिए द्रोणाचार्य थे समझ लीजिए, और ये उनके एकलव्य थे। उनकी पद्धति को फॉलो करना, फॉलो इन द सेंस सोच समझ के नहीं, वो एक अंदर से आत्मा आती का झुकाव होता है, आत्मा आती नहीं, आत्मा का झुकाव होता है किसी चीज के प्रति। हमारा इंक्लिनेशन आपका और हमारा भी है, किसी पर्टिकुलर टाइप की फिल्में देखना, किताबें पर्टिकुलर टाइप की पढ़ना, पढ़ते हम सभी, देखते हम सभी, लेकिन उनमें से कुछ कुछ एक दिशाएं होती हैं जो हमें खास तौर से पसंद आती हैं। उसी तरह से आलोक धनवा जी का इंक्लिनेशन आप दोनों के प्रति था। तो ये कहा जा सकता है कि आप एकलव्य हैं और आपके दो दो द्रोणाचार्य रहे हैं। तो आइए अब उनकी ये जो एकमात्र रचना प्रकाशित है हम सबके लिए इस दुनिया में, दुनिया रोज बनती है। और इस दुनिया रोज बनती का हम काव्य पाठ करें कुछ कविताओं का, उससे पहले हम बता दें कि आलोक धर्मा जी ने जितनी भी कम कविताएं लिखी हैं, उतने ही अधिक उन्हें पुरस्कार मिले हैं। हाँ। उतने ही अधिक उनको सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि बाबा नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान और ना जाने कितने सम्मान। तो आप सोच सकते हैं कि एक मात्र काव्य संग्रह से कवि की मकबूलियत, ख्याति कितनी अहमियत है, वो कितना मकबूल है, उसका स्थान कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा कवि है। ये उसके पुरस्कार तय नहीं करते हैं, उसकी एकमात्र किताब तय नहीं करती, वो कविताएं तय करती हैं जो हमारी और आपकी बात करती हैं। करेक्ट। और मुझे लगता है कि वो खुद भी एक इंट्रोवर्ट टाइप के ह्यूमन है, जो आइसोलेटेड दुनिया अपनी एक रखना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा लोगों को अपनी टेरिटरी में इन्वॉल्व करना पसंद नहीं है, ना ही उन्हें खुद बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में होना पसंद है। इसी कारण से मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब आप बहुत उनके बारे में खोजने जाते हैं, तो सिर्फ उनकी लिखाइयों के बारे में मिलता है, उनके इंटरव्यूज मिलते हैं, और आर्कीव्स में आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी पर्सनल चीजें आपको डिटेलिंग में नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ उनके काम की, जो उनकी लिखाई की वजह से उन्हें जितने अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में आपको बहुत डिटेलिंग में मिलेगा। बिल्कुल। तो दुनिया रोज बनती है। तो एक छोटी सी और बात मेरे जहन में आ रही है कि बिल्कुल। आलोक धनवा जी बिहार से आते हैं, बिहार की मिट्टी से कितने लोग आते हैं, और बहुत सारे लाम सारे के सारे एकदम अपनी ही तरह की क्रांति लिए हुए दुनिया को बहुत कुछ ऐसे परोस के चले जाते हैं। और आज हमारे बीच तो धनवा जी हैं, लेकिन देखिए आज भी हमें उन्हें मिलने के लिए खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। अदरवाइज आज जिस एरा में हम लोग हैं, हर व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि धनवा जी को उतनी आसानी से हमको हो सकता है अगर हम उनसे मुलाकात करना चाहें तो। तो खैर उनसे मुलाकात अभी हम उनके शब्दों, उनकी रचनाओं के ज़रिए करते हैं, दुनिया रोज़ बनती है। और जितनी इसमें सारी कविताएँ हैं, उनमें से जो आपने छाँट के रखी है, जो हमने छाँट के रखी है, वो हर कविता मात्र एक कविता नहीं है, अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। और आपकी कहानियाँ मतलब कहते हैं ना कि फ़िल्म की एक सिनेप्सिस जो हमारी भाषा में कहते हैं, और बहुत सारे लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। एक वन लाइनर जिसे कहते हैं, एक फ़िल्म का वन लाइनर, वैसी हैं उनकी सारी की सारी कविताएँ। कोई भी ऐसी 4, 8, 10, 12 लाइन की नहीं है, बड़ी-बड़ी कविताएँ। बड़ी-बड़ी कविताएँ हैं। दिल से जो निकलता चला गया। गोली, दागो, पोस्टर, भागी हुई लड़कियाँ और ब्रूनो की बेटियाँ, उनकी जो सबसे मकबूल कविताएँ हैं, वो इतनी बड़ी-बड़ी कविताएँ हैं कि आप जिन्हें उन्होंने चैप्टर्स में बाँटा। हाँ। एक कविताओं को चैप्टर दे देना, मतलब कि आप सोचिए ना, फ़िल्म कैसे बनती है? ऐसे ही बनती है। आप एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक एंड होता है, लेकिन इन 3 पोर्शंस के बीच में कई सारे चैप्टर्स चल रहे होते हैं। उन्होंने उस समय में अपनी कविताओं को ही एक फ़िल्म का रूप वैसे ही दे रखा है। तो सबसे पहले मैं भागी हुई लड़कियाँ से स्टार्ट उससे करना पहले चाहूँगी। शायद आपने मार्क किया था नदियाँ। मैं लेकिन चाह रही थी कि वहाँ से शुरुआत करूँ, बट ठीक है, हम नदियाँ पहले पढ़ लेते हैं। बरसात का मौसम है अभी हर जगह, तो नदियाँ नदियाँ उफान पर अपने हैं। अपने उफान पे हैं, तो मुझे लगता है कि कई जगहों पे तो तबाही मचा रखी है, नदी की खासकर यहाँ। धार नदी की धार उफनाई हुई है, हमारी जान पर आई हुई है। मुंबई वाले समझ सकते हैं, तो आप फिलहाल ये कविता पढ़ें, नदियाँ। तो टाइटल है नदियाँ। इछामती और मेघना, महानंदा, रावी और झेलम, गंगा, गोदावरी, नर्मदा और घाघरा, नाम लेते हुए भी तकलीफ होती है। उनसे उतनी ही मुलाकात होती है जितनी वे रास्ते में आती है, और उस समय भी दिमाग कितना कम पास जा पाता है। दिमाग तो भरा रहता है लुटेरों के बाजार के शोर से। ये बस इतनी सी ही कविता है, लेकिन इसमें उन्होंने हर जगह की नदी को शामिल कर लिया है। और क्योंकि नदी
स्त्रीलिंग होती है, स्त्री होती है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये स्त्री को ही समर्पित एक कविता है, जिसमें आप कह रहे हैं कि ऐसे आते-जाते तो हम आपसे टकराते ही रहते हैं, लेकिन वैल्यू हम नहीं कर पाते हैं, हुँ। क्योंकि वैल्यू करने के लिए यहाँ पर खाली होना बहुत ज़रूरी है। नदियों तक हम पहुँच नहीं पाते हैं आते-जाते, जो रास्ते में नदी पड़ती है, हम पुल से निकल जाते हैं, बट नदी के पास बैठ के समय बिताने का, उसे समझने का, जानने का हमारे पास वक़्त नहीं होता है। कुछ इस तरीके से इनकी ये कविताओं में, आपका इस स प्र पंक्तियों में वो प्र बात करना हाँ, चाह रहे हैं कि नर्मदा नदी, घाघरा नाम लेते हुए भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उससे उतनी ही मुलाकात होती है जितने जितने समय तक हम उस रास्ते पे चल रहे चल होते हैं। रहे होते हैं। लेकिन मुझे भी मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरी अपनी समझ इसको पढ़ने के बाद ऐसे वही कहते हैं ना, कविता हुँ, राइटर ने लिख तो दी, कवि ने लिख तो दी, लेकिन उसके कितने प्रतिरूप बन सकते हैं, बिल्कुल, जितने लोग पढ़ेंगे उतने ही प्रतिरूप बन जाएंगे, है ना? अब कवि ने जो दिया है उसके हिसाब से वो, आपके हिसाब से ये, और मेरे हिसाब से ये कि ये स्त्रियों को समर्पित है कि आप तो हमारे इर्द गिर्द सदैव हैं, लेकिन बिल्कुल। हम वैल्यू नहीं कर पा रहे, हम यहाँ से ऑलरेडी इतने भरे हुए हैं वाह! क्या बात है, लुटेरों के बाजार के शोर से। क्या बात है। दूसरी कविता हम आते हैं, अब मैं पढ़ूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पेज नंबर 41, भागी हुई लड़कियां। मैं क्योंकि बता चुके हैं हम कि चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर 1 ये है जो मैं पढ़ रही हूँ। घर के जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती है, घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी? बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम ये सोचते थे कि वे गाने सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए थे, और वो खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों के निजी जिंदगियों में फैल जाता था? ये उन्होंने एक कविता में चैप्टर 1 में एक भागी हुई लड़की की एक छोटी सी झलक दी है। चैप्टर 2 में तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं, तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वो खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई। तुम तो छिपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र, जो अभी काफी बची हो सकती है, उसके दुपट्टे के छुटपुटे में, उसकी बची कुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे, जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से वह बहुत अधिक संतूर की तरह केश में। ये एक और रूप दिया है भागी हुई लड़की का चैप्टर 2 में। चैप्टर 4 डायरेक्ट सुनाऊंगी मैं। अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वो कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वो खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद की गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। ये चैप्टर 4 पढ़ के मैंने आपको बताया, इसमें टोटल 6 चैप्टर 6 है, तो 4, 5 और 6, और ये देखिए एक कविता 6 चैप्टर में बांटी हुई है। अगर हम जैसे मैं कह रही थी, एक फिल्मी पैटर्न की राइटिंग की बात, जिसका एक इनिशियल होता है, एक मिड होता है और एक एंड होता है, तो हर 2 चैप्टर को आप बंटवारा कर सकते हो। ये कविता पूरी पढ़ने की इच्छा है, आप पढ़ेंगे बाकी के 3 चैप्टर? जी, बिल्कुल। प्लीज। अभी जो आप कविता पढ़ रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि लड़की भागी हो तो एक लड़का भी भागा हो। हम्म। उससे बहुत सारे पहलू होते हैं। बिल्कुल सही बात है।
कि हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम जज कर लेते हैं, कोई लड़की भागती है, तो किसी लड़के के साथ में भागी होगी। लेकिन हम उस स्तर पे जाके सोच नहीं पाते हैं कि उसके कुछ सपने होंगे या कुछ अपने जीवन से क्या चाहती है। हो सकता है उसके लिए उसने घर छोड़ा हो, जो अपने घर में रहते हुए वो नहीं कर पाती है। अमूमन ऐसा ही होता है, लड़कियाँ अपने घरों में आवाज़ नहीं उठा पाती। सबसे बड़ा जेल आज की तारीख में नहीं, मेरे को लगता है पहले हुआ करता था कि सबसे बड़ा जेल दुनिया नहीं, उनका वो खुद की चारदीवारी ही है चारदीवारी। जिसके अंदर हम खुद रहते हैं। हम कितना कुछ करना चाहते हैं, हमें दुनिया में ये करना है, वो करना है, सपने देखते हैं, लेकिन उसे हम करने के लिए अपने माँ-बाप, भाई से, बहन से लड़ नहीं पाते। उनकी एक कुंठित मानसिकता को हम बदल नहीं पाते और वो जो वो चाहते हैं, हम वैसा ही कुछ करते हैं। कुंठित मानसिकता नहीं, मुझे लगता है वो एक किस्म की ज़िम्मेदारी प्रधान उम्मीदें होती हैं, बिल्कुल, जो उम्मीदें होती हैं। उन्होंने पाया होता है अपने पिछली पीढ़ी से ज़िम्मेदारियाँ, वो उसे निभाते-निभाते यहाँ आज पहुँचते हैं और वही 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 चीज़ें वो आपसे चाहते हैं। और उसी के चलते वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, हुँ, किसी 9 टू 5 बढ़िया वाली जॉब में सरकारी नौकरी लेकर बैठ जाएँ। उसके कारण ये नहीं है कि वो खुद उम, आपके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। वो सब पीछे से आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। वो जो उनको नहीं मिला, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। उनके पास जो चीज़ कम था, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो वो उम्मीदें और वो ज़िम्मेदारियों के चलते वो बंदिशें कुंठाओं में भर जाती हैं। वो जो खुद नहीं कर पाए हैं, वो चाहते हैं वो आपसे करवा लें। हुँ। लेकिन आप जो चाहते हैं, वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो बदलाव हो रहा है समाज में, वो बदलाव काफ़ी हद तक हो चुका है, बट फिर भी आज भी है, बहुत है। उसके चलते बहुत कुछ हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे तो दूर तक चले जाते हैं हम लोग, तो हम यहीं रुक जाएँ। वो कहते हैं ना कि घर की तो चारदीवारी होती है, हमें सुरक्षा, हमें केयर तो प्रदान करती है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपाहिज भी बनाती है। बिल्कुल। बहरहाल हम लौटते हैं, दुनिया रोज़ बनती है कि कविता संग्रह भागी हुई लड़कियों के छोटे-छोटे कुछ चैप्टर जो मैंने आपके सामने पढ़ना है आज। तो ऐसा ही एक चैप्टर है, भागी हुई लड़कियों को कविता संग्रह में से 3, उसमें पढ़ता हूँ। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे, उसके ही घर की हवा से उसे वहाँ से भी मिटाओगे। उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर वहाँ से भी, मैं जानता हूँ कुलीनता की हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, पुरानी पवन चक्कियों की तरह। वो कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है और ना वो अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियाँ होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती है, लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगमगर स्टेडियम में। इसी कविता में आगे आलोक धनवा जी लिखते हैं कि लड़की भागती है जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार, लड़की भागती है जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर-पार झर्झर दूल्हों से कितनी धूल उड़ती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से। कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है ढूंढती हुई अपना अस्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। अब तो वो कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में भी जहाँ प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। और इस संग्रह का माफ करिएगा, इस कविता का भागी हुई लड़कियों का जो आखिरी कविता है उसमें आलोक धनवा जी लिखते हैं कि कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, हुँ। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपनी रत जगह अपने डायरी में सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? वो आगे सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी रात क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री के तमाम रातें और उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर, सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, कितनी कितनी बार कहा, कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती हुई आई वे। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात ही रहेगी। ये कविता 1988 में लिखी दुनिया थी आलोक धर्मा जी ने। जब तक रहेगी, दुनिया आज जब की तक रात ये रहेगी है। आज ही रात ही रहेगी, आज जाने की जिद ना करो। तो ऐसी ही एक उस और उनकी जो कविता है जो लाइन का बहुत सिंपल सी बात मतलब है कि जो है अब है, नहीं तो कभी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी उनकी एक और कविता है पतंग, जो बहुत ही अच्छी है और जो सिलेबस में भी शामिल है। और एक कविता जो मैं आप सभी के सामने पढ़ने वाला हूँ। आप कुछ कहना चाहती हैं जो कविताएं हमने पढ़ी उसके बारे में? मैं इस कविता के बारे में अभी तक यही सोच रही हूँ कि ये दुनिया कब समझेगी
कि ये सारी कविताएँ लिखी इसलिए जाती हैं ताकि आप उन्हें सिर्फ़ पढ़ें नहीं, उसके ऊपर गहन चिंतन करें। बिल्कुल। चिंतन से ही आपको आगे के लिए रास्ते की क्लैरिटी मिलती है। बिना सोचे समझे चलते जाना तो भेड़-चाल चलना हो गया। लेकिन किसी दिशा में बढ़ना है और उससे पहले अगर हम थोड़ा-सा होमवर्क कर लें, थोड़ा-सा आत्मचिंतन कर लें और इस तरह की जो कविताएँ अगर हमें मिल जाएँ, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। आपको कितनी मदद मिल जाएगी अपने आप को दिशा देने में। वॉव! मतलब कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम अंदर-अंदर हमें पता होता है लेकिन उसके रास्ते नहीं खोज पा रहे हो, धागे वो तार नहीं पकड़ पा रहे होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, हुँ, कैसे? वो किक इस तरह की कविताएँ, इस तरह के लेख, इस तरह के डिस्कशंस भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कविताओं से ही मैं हम पढ़ रहे हैं कविताएँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए कविताओं को मैं ज़ोर दूँगी, लेकिन ऐसे रास्ते अपने सर्कल में, अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज़ लोगों के साथ डिस्कस करके भी चिंतन वो भी होता है। आत्मचिंतन से मेरा मतलब सिर्फ़ अपने आप से बात करना नहीं होता, अपने आप से तो आप लास्ट में बात करते हो, लेकिन इस तरह की लेखों को, कवियों को पढ़ के अपने फैमिली के साथ, अपने सर्कल के साथ, क्लोज़्ड वन के साथ बैठ कर के डिस्कस करने के बाद आप जब वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं, किसी दिशा में बढ़ने के लिए, तब आपको 99.99% जीतने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर उसके बाद वो 1% अगर कहीं आप चूक गए, तो फिर वो नसीब है। लेकिन वो होमवर्क अगर आपने इतनी 99.99% कर लिया, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको वो घोड़े की तरह ही चलना है सीधा। अच्छा वो मिल गया रास्ता, अब उस पे चलना है। ऑब्वियसली ना, ऐसे ही तो होता है। जब हमें पता ना हो कि हमें क्या-क्या नहीं करना है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब भई जो मैं बोल रही हूँ कि चिंतन या आत्मचिंतन किसी भी तरीके से किया गया, उससे यही तो पता चलता है हमें क्या-क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद तो फिर आपके पास सीधा वो है एकदम बुल्सआई, सिर्फ डार्ट फेंकने भर की देर है। ये है वो कविता। बहरहाल एक इस संग्रह से आखिरी कविता जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसका नाम है चौक। हुँ, जो चौराहे पे चौक बने होते हैं, चबूतरे, हुँ, उसको केंद्र बना के एक कविता लिखी है आलोक धर्मा जी ने चौक नाम से। हुँ, उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। हुँ, मेरे मोहल्ले की थी वे, हर सुबह काम पर जाती थीं। मेरा स्कूल उनके रास्ते में पड़ता था, माँ मुझे उनके हवाले कर देती थी। हुँ, छुट्टी होने पर मैं उनका इंतज़ार करता था, उन्होंने मुझे इंतज़ार करना सिखाया। कस्बे के स्कूल में मैंने पहली बार ही दाखिला लिया था। हुँ, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही जाने लगा और उसके भी कुछ दिनों बाद कई लड़के मेरे दोस्त बन गए। तब हम साथ-साथ कई दूसरे रास्तों से भी स्कूल आने और जाने लगे। हुँ, लेकिन अभी उन थोड़े से दिनों में कई दशकों बाद भी जब कभी मैं किसी बड़े शहर बेतरतीब चौक से गुजरता हूँ, उन स्त्रियों की याद आती है और मैं अपना दायाँ हाथ उनकी ओर बढ़ा देता हूँ और बाएँ हाथ से उस स्लेट को सँभालता हूँ जिसे मैं छोड़ आया था 20 वर्षों के अखबारों के पीछे। हुँ। घूम फिर के इसमें भी बात स्त्रियों की स्त्रियों की हो रही। ही हर है। जीवन के दौराहे पे, चौराहे पे या पहले कदम पर स्त्री ही होती है आपके जीवन में, लाने वाली भी, आपके साथ चलने वाली भी, फिर आपको आप हैं, आपके अंदर के मातृत्व या पितृत्व को जगाने वाली भी और फिर अंत में वही वाली बात है कि वो जर्नी धरती माता फिर से स्त्री, हुँ, जहाँ आप समाहित होते हैं, तो आप आए भी माता के पास थ्रू हैं और जा भी माता के ही पास रहे हैं, तो बेसिकली स्त्री से निकल कर स्त्री में ही मिल जा रहे हैं। और इस चौक कविता में आलोक वर्मा जी ने बहुत सारे पहलुओं को छुआ है। बहुत सारे संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है, जो 2 मैसेज बहुत मुझे झकझोरते हुए मतलब इस कविता को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत झकझोरा उसने। कि एक स्त्री है जो काम पे जा रही है और एक दूसरी स्त्री है, जो उसके बच्चे को जो सँभाल रही है। उसका बच्चा किसी दूसरी स्त्री उसके बच्चे को लेके स्कूल छोड़ने जाएगी, वो काम पे जाएगी। लेकिन माँ, उसकी खुद की माँ अपने बच्चे को स्कूल लेके नहीं जा पा रही है क्योंकि उसको भी काम करना है घर का। हुँ, तो सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं रहा भाग है। नहीं रहा है। ज़िम्मेदारियों को समझना, उन्हें निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हाँ, एक एक जो दुनिया रोज़ बनती है, जो टाइटल है किताब का, आप उसको ही मतलब आप मैं अभी भी वो इनकी जितनी सारी लिखावई अटका हुआ है दिमाग में, क्योंकि वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक साथ चल रहे हैं।
हुँ, अच्छा, अच्छा ये भी अच्छा दुनिया रोज़ बनती है, तो टाइटल है ही लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हर कदम पे एक नई दुनिया बनती है। हम भी सुबह उठने से लेकर वापस अगले दिन के लिए जब रा सोने जाते हैं उसके उस 24 घंटे के बीच में भी हर पल पे एक नई दुनिया बन रही होती है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि जिस मूड में हम सुबह उठते हैं, उसी मूड में रात को सोते हैं। दिन भर में भी दसियों मूड बदल जाते हैं। दसियों चीज़ आप निपटा लेते हैं, दसियों लोगों से आप मिल लेते हैं, दसियों ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो शायद लिस्ट में होती भी है, टू डू लिस्ट में और जो शायद नहीं भी होती हैं। तो आप हर वक़्त, हर कदम पे कितनी सारी दुनियाएँ बना रहे होते हैं, हुँ, जी रहे होते हैं और फिर अगले दिन आप क्या कौन-सी दुनिया बनाने वाले होते हैं ये नहीं पता भी नहीं होता और आप बना जाते हैं। मैजिक, ये है मैजिक। तो उसी को उन्होंने शब्द देकर के इतने खूबसूरती से डिफाइन किया हुआ है। एक मुझे इसमें से देखनी क्या है बिल्कुल इसमें देखिए और साथ-साथ हमारे सुनने वालों को यही भी बताइए कि वैसे तो अल्थरमा जी की एक ही कविता संग्रह प्रकाशित है, दुनिया रोज़ बनती है। और हमने कुछ कविताएँ चुनी हुई हमने आपके सामने रखी हैं और आप इनकी कविताओं को पढ़िए और मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ कविताओं का नाम लें। कि ब्रूनो की बेटियाँ मैं ब्रूनो की बेटियाँ उनकी मैं बहुत ही अच्छी इसलिए और स्पेशली बहुत ही आपको पूरी पढ़ के सुनाऊँगी, पूरी बहुत बड़ी कविता है। जी, बहुत बहुत बड़ी है। मतलब मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ने की कोशिश नहीं, करूँगी, स्पीड बिल्कुल पढ़िए आप। लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। कहानी है एक देखते तरीके हैं से। देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप पढ़िएगा, आप तक हमारा बातचीत हमारा मैसेज आप तक पहुँचे तो आप खोज के पढ़िएगा। बहरहाल आप खुद भी ब्रूनो सुनिए। की बेटियाँ, वे खुद टाट और काई से नहीं बनी थीं, उनकी माताएँ थीं और वे खुद माताएँ थीं। मतलब ये सिर्फ़ 3 लाइन है। अब आप पहली लाइन में मर्म को देखिए, वे खुद टाट और काई की नहीं बनी थी। उनकी माताएँ हैं और वो खुद भी माताएँ हैं। मतलब आप समझ लो कि आज भी समाज में लोग माताओं को या स्त्रियों को ऐसे देखते हैं ना कि वो तो हाड माँस से बनी ही नहीं, जैसे मशीन है, मतलब रोबोट है, कुछ भी बस करती रहती है, चलती रहती है, वो थकती ही नहीं है। नहीं भाई, वो कोई यही टाट और काई से नहीं बनी, वो भी इंसान भगवान ने बनाया है और वो उनकी भी माताएँ हैं, वो भी माँ से ही जन्मी हैं और वो खुद भी किसी की माँ है, उसने भी बच्चों को जन्म दिया हुआ है। तो वो भी हाड माँस की ही है, कोई है ना, कचरे से नहीं बनी हुई है। तो वे खुद टाट और काई से नहीं बनी थीं, उनकी माताएँ थीं और वे खुद भी माताएँ थीं। उनके नाम थे, जिन्हें बचपन से ही पुकारा गया हत्या के दिन तक, उनके आवाज़ में भी जिन्होंने उनकी हत्या की। उनके चेहरे थे, शरीर थे, केश थे और उनकी परछाइयाँ थीं धूप में। गंगा के मैदानों में उनके घंटे थे काम के और हर बार उन्हें मजदूरी देनी पड़ी। जैसे देखना पड़ा पूरी पृथ्वी को गैलीलियो की दूरबीन से। वे राख और झूठ नहीं थी, माताएं थीं। और कौन कहता है, कौन कौन वहशी कि उन्होंने बगैर किसी इच्छा के जन्म दिया। उदासीनता नहीं थी उनका गर्भ, गलती नहीं थी उनका गर्भ, आदत नहीं थी उनका गर्भ, कोई नशा कोई हमला नहीं था उनका गर्भ। कौन कहता है, कौन अर्थशास्त्री। उनके सनम थे, उनमें झनकार थी, वे माताएं थी, उनके भी 9 महीने थे। किसी हेल के भीतर नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के 9 महीने। दुनिया तो पूरी की पूरी है, हर जगह अटूट है, कहीं से भी अलग थलग की ही नहीं जा सकती। फिर भी फिर ये निर्जन शिकार मातृत्व का। तुम कभी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उस गांव में आए जहां उन मजदूर औरतों की हत्या की गई। किस देश की नागरिक होती हैं वे जब उनके अस्तित्व के सारे सबूत मिटाए जाते हैं। कल शाम तक और कल आधी रात तक वे पृथ्वी की आबादी में थीं, जैसे खुद पृथ्वी, जैसे खुद हत्यारे। लेकिन आज सुबह की, जबकि कल रात उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्या सिर्फ जीवित आदमियों पर ही टिकी है जीवित आदमियों की दुनिया। आज की सुबह भी वे पृथ्वी की आबादी में हैं। उनकी सहेलियां हैं, उनके कवि हैं, उनकी असफलताएं हैं जिनमें प्रभावित हुए हैं भारतीय समय। सिर्फ उनका वर्ग ही उनका समय नहीं है। कल शाम तक ये जली हुई जमीन कच्ची मिट्टी के दिए की तरह लौ देगी और अपने नए बंदिशों को बुलाएगी। वे खाना बदोश नहीं थी, कुएं के जगत पर उनके घड़ों के निशान हैं, उनकी कुल्हाड़ियों के दाग, शीशम के उस सफेद तने पर बाघ की ढलान पर उतरने के लिए टिकाए गए उनके पत्थर। उनके रोज रोज के रास्ते बने हैं मिट्टी के ऊपर।
वह अचानक कहीं से नहीं बल्कि नील के किनारे-किनारे चलकर पहुँची थी यहाँ तक। उनके दरवाजे थे, जिनसे दिखते थे पालने, केश बांधने के रंगीन फीते, पपीते के पेड़, ताज़ा कटी घास और तंबाकू के पत्ते जो धीरे-धीरे सूख रहे थे और सांप मारने वाली बर्छी भी। वे धब्बा और शोर नहीं थी, उनके चिराग थे, जानवर थे, घर थे। उनके घर थे, जहाँ आग पर देर तक चने की दाल सिझती थी, आटा गूंधा जाता था। वहाँ मिट्टी के बर्तन में नमक था, जो रिश्ता था बारिश के दिनों में। उनके घर थे, जो पड़ते थे बिल्लियों के रास्ते में। वहाँ रात ढलती थी, चांद गोल बनता था। दीवारें थीं, उनके आंगन थे जहाँ तिनके उड़कर आते थे, जिन्हें चिड़िया पकड़ लेती थी हवा में ही। वहाँ कल्पना थी, वहाँ स्मृति थी, वहाँ दीवारें थीं, जिन पर मेघ और सिंह के निशान थे। दीवारें थीं जो रोकती थी झाड़ियों को आंगन में जाने से। घर की दीवारें, बसने की ठोस इच्छाएं, उन्हें मिट्टी के गीले लौंदों से बनाया था उन्होंने, शाही के कांटों से नहीं, भालू के नाखून से नहीं। कौन मस्करा उन्हें जंगल की तरह दिखाता है? और कैमरों से रंगीन पर्दों पर वे मिट्टी की दीवारें थी, प्राचीन चट्टाने नहीं, उन पर हर साल नई मिट्टी चढ़ाई जाती थी। वे उनके घर नहीं थे, वे उनके घर थे, इंतजार नहीं। पेड़ के कोटर नहीं, उड़ रही चील के पंजों में दबोचे हुए चूहे नहीं। सिंह के जबड़े में नहीं थे उनके घर, पूरी दुनिया के नक्शे में थे एक जगह, पूरे के पूरे। वे इतनी सुबह काम पर आती थी, उनके आंचल भीग जाते थे ओस से और तुरंत डूबे चांद से। वे इतनी सुबह आती थी। वे कहाँ आती थी? वे कहाँ आती थी? वे क्यों आती थी इतनी सुबह? किस देश के लिए आती थी इतनी सुबह? या फिर सिर्फ मालिकों के लिए आती थी इतनी सुबह? क्या मेरे लिए नहीं? क्या तुम्हारे लिए नहीं? क्या उनका इतनी सुबह आना सिर्फ अपने परिवारों का पेट पालना था? कैसे देखते हो तुम इस श्रम को? भारतीय समुद्र में तेल का जो कुआं खोदा आ रहा है, क्या वो मेरी जिंदगी से बाहर है? क्या वो सिर्फ एक सरकारी काम है? कैसे देखते हो तुम श्रम को? शहरों को उन्होंने धोखा और जाल नहीं कहा। शहर सिर्फ जेल और हारे हुए मुकदमे नहीं थे उनके लिए। उन्होंने शहरों को देखा था, किसी जंगली जानवर की आंख से नहीं। शहर उनकी जिंदगी में आते जाते थे, सिर्फ सामान और कानून बनकर नहीं, सबसे अधिक उनके बेटों के साथ साथ, जो इस समय भी वहां चिमनियों के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उनकी हत्या की गई, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इस बात का महत्व और उत्सव कभी धूमिल नहीं होगा कविता में। वो क्या था उनके होने में, जिसके चलते उन्हें जिंदा जला दिया गया? 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में एक ऐसे देश के सामने जहां संसद लगती है, वो क्या था उनके होने में, जिसे खरीदा नहीं जा सका, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिसे सिर्फ आग में जलाना पड़ा, वो भी आधी रात में कायरों की तरह बंदूकों के घेरे में। बातें बार बार दोहरा रहा हूं, मैं एक साधारण सी बात का विशाल प्रचार कर रहा हूं। मेरा सब कुछ सिर्फ निर्भर करता है इस साधारण सी बात। वो क्या था उनके होने में, जिसे जलाकर भी नष्ट नहीं किया जा सका? वो क्या था? वो क्या था जिसके होने में, जिसे जलाकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता था? पागल तलवारें नहीं थी उनकी राहें, उनकी आबादी मिट नहीं गई राजाओं की तरह। पागल हाथियों और आंधी तोपों में मालिक जीते जी फासिल बन गए, लेकिन लकड़ी का हल चलाने वाले चल रहे हैं। रानियां मिट गईं, जंग लगे तीन जितनी कीमत भी नहीं रह गई उनकी याद की। रानियां मिट गई, लेकिन क्षितिज तक फसल काट रही औरतें, फसल काट रही औरतें। ब्रूनो की बेटियां। इस कविता को पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ ये कविता क्यों लिखी गई थी, इस किताब के नीचे ही उसमें उन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप ही पढ़ के बताएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कविता भी आपने ही पढ़ी है। तो यूँ तो कविता खुद ही बोल रही थी कि किस घटना पे लिखी गई है, लेकिन उसका एक उपसंहार के तौर पे छोटी वो आप पढ़ दीजिए, वो अच्छा रहेगा हमारे सुनने एक वालों के क्लोजर लिए। देती हूँ मैं। धनवा जी के ही शब्दों में उन्होंने यहाँ पर एक क्लोजर के लिए 4 लाइनें प्रिंट करवाई हैं। जो दार्नो फिलिपो ब्रूनो 16वीं सदी के महान इतावली वैज्ञानिक दार्शनिक थे। उन्होंने चर्च के वर्चस्व और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए कोपरनिकस की इस
स्थापना का समर्थन किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और हमारी पृथ्वी के अलावा और भी पृथ्वियां हैं। सन 1600 में ईसाई धर्म न्यायालय के आदेश पर उन्हें जिंदा जला दिया गया। बाद में महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसी वैज्ञानिक चेतना का विकास किया। इस दुनिया रोज बनती है कविताओं के संकलन में आलोक धनवा जी की जो राइटिंग है वो अपने आप आपको ना शून्य में ले जा रही है। मतलब मुझे तो ले जा रही है। शून्य में ले जाने से मेरा मतलब है कि अंतर्द्वंद चालू हो जाता है ना, जब आपके अंतरात्मा का अंतर्द्वंद, कहते हैं ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में हमेशा लगे रहते हैं। अब आप सोचिए, आत्मा के पास अपने खुद के ही बहुत सारे ट्रॉमास हैं, हैप्पीनेस है, अलग अलग इमोशंस के बहुत सारे गेम्स हैं। अब उसके साथ अगर आप इस तरह की लिखाई जब पढ़ते हैं तो वो अंतर्द्वंद एक नया शुरू हो जाता है। तो इसको मैं और डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि इसको अकेले अकेले सिर्फ इस कविता के ऊपर बैठ करके एक डिस्कशन हो, एक मीटिंग हो बहुत बढ़िया वाली, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर या आप भी जब इसे खुद से पढ़ेंगे तो आप खुद भी एक मौन में चले जाएंगे। क्या ही कहें, एक तो लिखा इतना साफ साफ है, हर मर्म हर शब्द साथ में लेकर बह रहा है। उसके आगे मैं क्या कहूँ, बस उसे फील कर सकती हूँ। आलोक धनवा जी की रचनाओं को आपके साथ साझा करने का एक मकसद ये भी था कि ये उस वक्त भी घट रहा था और ये 16वीं सदी में भी घटा, उससे पहले भी घटा ही होगा और आज भी वो घट रहा है। तो हम कब रुकने वाले हैं? दुनिया रोज बनती है, जैसा कि टाइटल है। तो वो वाली दुनिया कब बनेगी जबकि हमें दिखाने वाले आईना कब से दिखा रहे हैं कि भाई ये बदलाव की जरूरत है, ये चीज गलत है, इसको छोड़ दो, इसको बदल दो। लेकिन हम तब भी कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, तब भी कर रहे थे और हम अब भी कर रहे हैं। तो दुनिया कब बदलेगी जबकि रोज बदलती है, रोज बनती है। तो बहरहाल आलोक धनवा जी की आप ये दुनिया रोज बनती है मंगाएं और पढ़ें और अपने आप से सवाल जवाब करें। अपने आप में बदलाव की जो जरूरत हो या अपने उन्हें तो करें ही, और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द भी जो चेंजेस आप करवा सकते हैं वो करें बेहतरी के लिए, समाज की भी। और समाज तो तभी जब बेहतर होगा जब हम खुद बेहतर होंगे। बड़ी बड़ी बातें तो हम ढेर सारी कर लेते हैं, हमें देश के लिए ये करना है, हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। ये पहले अपने आप को गुरु तो कर लें उसके बाद देश को देख लेंगे ना। पहले खुद से परिवार, परिवार से फिर अपना इर्द गिर्द की सोसाइटी और फिर देश दुनिया ही जाएगा। तो आलोक धनवा जी की ऊपर जो आज उनकी इस रचना के ऊपर, इन रचनाओं के ऊपर, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह के ऊपर जो आज हमारी छोटी सी चर्चा परिचर्चा रही, वो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये किताब आप साहित्य गैलरी पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और हाँ, हम हमेशा भूल जाते हैं, अब ये बात मैंने कही तो तुरंत याद आ गई कि हम नई किताबों का पेड प्रमोशन करते हैं। नई से मेरा मतलब जो अभी छपी है वैसा नहीं, हम पेड प्रमोशन करते हैं किताबों का। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों अपनी किताबों का प्रमोशन कराने की, तो वो हमें साहित्य गैलरी पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर भी है। और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और शब्दों में अनेकता एकता संघ पे भी आप डीएम करके कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बाकी की डिटेल वहाँ पर बता दी जाएगी। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, हमारे बाकी पेजेस से जुड़े रहें और हमारे हर पॉडकास्ट को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। तो आज की चर्चा परिचर्चा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले संडे को एक और बेहतरीन किताब के साथ, एक बेहतरीन राइटर के बारे में बातचीत करते हुए। बिल्कुल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार।